Hello everyone and welcome to my channel. So, since this is my first video, let me give a quick introduction about myself. So, hi everyone, this is Palak Balmira and I am a CA finalist student who is currently pursuing industrial training from Flipkart. And I have completed my first year of articleship from Video India LLP Ahmedabad. सो आप लोग को वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट. सो येस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ डिड आई गेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन फ्लिपकार्ट along with some tips which I think you should follow if you are looking for industrial training. Okay, so let us start with the video. So जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, मैं अपनी जर्नी से ही स्टार्ट करूंगी. जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, मैं वीडियो से हूँ. अगर आप लोग वीडियो से, तो आपको पता होगा कि वीडियो में 3 मंथ्स नोटिस पीरियड होता है. सो दैट मीन्स कि अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है तो आपको 3 मंथ्स प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी. सो मेरा आई गेस फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप खत्म हो रहा था अराउंड 28 फेब. सो मैंने 3 मंथ्स प्रायर नवंबर लास्ट में दे दिया था नोटिस एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम दिसंबर इटसेल्फ. क्योंकि होता है वो रश ऑफ फीलिंग से, अगर मैंने नोटिस डाल दिया तो मुझे कल के कल ढूंढना ही है, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी एंड ऑल दैट. सो मैंने दिसंबर स्टार्ट से ही एक्टिवली सर्च करना स्टार्ट कर दिया था. बट द थिंग इज, अगर मुझे ऐसा लगा कि 3 मंथ्स पहले इतना जल्दी स्टार्ट करने से वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया उसका. क्योंकि दिसंबर और जनवरी मिड तक भी मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया था वहाँ से कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे. यूजुअली जो भी कंपनीज होती है वो इमीडिएट जॉइनर्स ही प्रेफर करती है और अदरवाइज 1 to 2 मंथ का ही वो गैप लेती है. अगर आप अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढ रहे हो और आपका लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप मतलब जो फर्स्ट ईयर का लास्ट डेट है वो 1 to 2 मंथ्स में एंड हो रहा है, तो एक्टिवली स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. 3-4 मंथ्स के बाद है तो अभी से उतना कोई आई डोंट थिंक उतना कोई मैटर करता है अभी से स्टार्ट करना, एक्टिवली सर्च करना, लोगों को वो लिंक्डइन में मैसेज करना. हाँ, आप अपना आइडिया के लिए सब कर सकते हो, देख सकते हो वीडियोस कि कहाँ से कैसे करना है. बट लोगों को लिंक्डइन में मैसेज करना वो सब आई गेस 2 मंथ्स पहले स्टार्ट करो, दैट इज़ ओके. सो येस, ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था एज आई मैंशन फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स. और जनवरी 15 तक मुझे कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे. और ऑनेस्टली हम 3 दोस्त थे वीडियो में जो तीनों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे थे एंड हम तीनों को कहीं से भी कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे. ना डू अंडरस्टैंड कि वो कितना ज़्यादा वरी होता है उसमें और कितनी टेंशन होती है कि क्या करेंगे. बट यार, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जस्ट सो यू नो. सो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है. मेरे ध्यान में खाली 4 ही जगह होती है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में. सबसे पहले जहाँ की भी आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है उस कंपनी की करियर्स वेबसाइट, वो आप कैसे ढूंढोगे. फॉर सपोज इट इज़ अमेजॉन, तो यू जस्ट सिंपली गो टू गूगल एंड सर्च amazon.careers एंड आप उसके पेज में जाके वैकेंसीज ढूंढ सकते हो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सेकंड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम इज लिंक्डइन में काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं. आपको अगर अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने फिक्स कर लिया कि आपको जाना ही है, तो सबसे पहले ओपन टू वर्क करो, लिंक्डइन में सेटिंग्स कर दो कि जिससे आपको हर एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाए. सारे वैकेंसी पोस्ट में प्लीज़ 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 अप्लाई करना, किसी को भी मत छोड़ना. आई नो वो आपको डेड एंड लगता है, बट मैं आगे बताऊंगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ. वो डेड एंड नहीं है. प्लीज़ सारे पोस्ट में अप्लाई करो, लिंक्डइन में लोगों को मैसेज करो. वो मैं चलो लेटर पार्ट में टिक ऑन करूँगी. थर्ड इज माई स्टूडेंट क्लब करके एक वेबसाइट है, दैट इज़ अ वेरी 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 गुड वेबसाइट. आप उसमें जाके आपको सारी वैकेंसीज दिख जाती है कि वैकेंसीज कितने दिन पहले, कितने महीने पहले पोस्ट हुई है. फिर अगर वो क्लोज हो जाती है तो वो क्लोज भी दिखाते हैं. नॉट वो आपको होप नहीं देते हैं कि अभी भी वो ओपन है. अगर वो क्लोज हो जाती है तो वो क्लोज है. और उसके बाद फोर्थ इज आईसीआई की जो भी करियर पोर्टल्स है, आईसीआई की, सॉरी नॉट करियर पोर्टल्स, आईसीआई ने जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए निकाला है, आई हैव नॉट अप्लाई टू दैट, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है. सो येस, अब मैं वापस अपनी जर्नी पे जाती हूँ. सिंस आई मेंशन, मुझे जनवरी 15 तक कहीं से भी कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आए थे. उसके बाद ग्रेजुअली रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हुए. मैं अपना बता देती हूँ मुझे कहाँ से रिस्पॉन्स आया था. फर्स्टली आई हैव इंटरव्यूड फॉर डीबीएस बैंक, सेकेंड वॉज यूबीएस बैंक, थर्ड वॉज फ्लिपकार्ट एंड फोर्थ वॉज गोल्डमैन सैश. सो येस, मैं चारों में ऑलमोस्ट सब में मैंने इंटरव्यू मेरा हो गया था. यूबीएस में मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, बाकी तीनों जगह मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया था. सो येस, अब मैं स्टार्ट करूँगी कि मैंने चारों में से कहाँ से अप्लाई किया था और कहाँ से आया. फॉर डीबीएस मेरा एक ही सोर्स था, वो था लिंक्डइन रेफरल. मैंने लिंक्डइन में एक इंसान का पोस्ट देखा, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और उसको तुरंत ही लिंक्डइन में मैसेज किया एंड देन ही सिलेक्टेड माई सीवी एंड ऑल दैट. सो लिंक्डइन के थ्रू मुझे डीबीएस मिला. यूबीएस भी मुझे मिला था आई गेस रेफरल के थ्रू ही, थ्रू लिंक्डइन. क्योंकि मैंने यूबीएस में बहुत सारे मल्टीपल रेफरल्स ट्राई किए थे थ्रू लिंक्डइन ओनली, कोई भी पर्सनल रेफरल नहीं था. तो लिंक्डइन में भी आई गेस एक एसोसिएट डायरेक्टर ने मुझे रेफ़र किया था. उसके रेफरेंस के थ्रू मुझे लिंक्डइन मिला, सॉरी यूबीएस मिला. थर्ड, फ्लिपकार्ट. अभी जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि कोई भी वैकेंसी पोस्ट को मत छोड़ो. अभी मैं जहाँ पे हूँ मुझे वैकेंसी पोस्ट से ही मिला है. मैंने गूगल फॉर्म भर के ही मैं फ्लिपकार्ट में ज्वाइन हुई हूँ. फ्लिपकार्ट में मेरा सीवी सिलेक्ट हुआ था एंड मैं गूगल फॉर्म के थ्रू सिलेक्ट हुई हूँ फ्लिपकार्ट में.
एंड फोर्थ वाज गोल्डमैन सैश। गोल्डमैन सैश के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कहाँ से, मुझे मैंने अप्लाई भी बहुत बार किया था, लिंक्डइन में काफ़ी लोगों को रेफरल भी दिया है। सो आई डोंट थिंक मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे को गोल्डमैन सैश में किसके वे के थ्रू मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। सो वो रेफरल भी हो सकता है, वो पोस्ट भी हो सकता है, दोनों वे के थ्रू। ऑल्सो टू नोट दैट अगर मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि मुझे 4 में से 3 जगह से रेफरल के थ्रू मिला है, दैट डजंट मीन कि मैंने उनकी करियर वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नहीं किया था। मैंने डेफिनेटली किया था, बट लिंक्डइन का रेफरल वाज द सोर्स जहाँ से मुझे मिला, क्योंकि करियर वेबसाइट में बहुत ज़्यादा सीवी आते हैं, बहुत मल्टीपल सीवीज आता है। सो उसके थ्रू मिलना इज़ वेरी 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 टफ। ओके, सो इस सब चीज़ का एक ही क्रक्स हुआ, लिंक्डइन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लिंक्डइन में लोगों को मैसेज करना आना ही चाहिए। अभी मैं बताऊंगी कि मैं लोगों को कैसे मैसेजेस करती थी। साइमल्टेनियसली मैं ये भी बताऊंगी कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स व्हाइल यू मैसेज अ पर्सन इन लिंक्डइन आस्किंग फॉर रेफरल्स। मेरा सिंपल था, मैं लिखती थी हाय एंड द पर्सन नेम, and then I just give a brief introduction about myself कि I am looking for industrial training, I am currently pursuing articleship from video and मेरा final का attempt होगा whatever Jan 27 and मेरा first year of articleship इस date पे खत्म हो रहा है and I'm actively looking for industrial training. I've seen vacancy post in this company. I'm looking forward to join this company. And just in case if you want to CV, if you have the time to check my CV, please do it and your referral would mean a lot. ऐसा ही करके मैं कुछ मैसेज करती थी। अब डूज एंड डोंट्स में, डूज तो मैंने बता दी जैसे मैंने बोला है, एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में आप मैसेज करिए, इससे ज़्यादा इससे कम कुछ नीडेड नहीं है। डोंट्स में द फर्स्ट थिंग इज डू नॉट ट्राई टू चैट विद दैट पर्सन, क्योंकि आप अगर लिंक्डइन में किसी को मैसेज कर रहे हो, आपको अपना अल्टीमेट गोल पता है कि आपको उससे रेफरल मांगना है, और जस्ट इन केस अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस जाना है तो वर्क एक्सपीरियंस जाना है, दैट्स इट, या तो आपको अपना सीवी दिखाना है। तो डू नॉट ट्राई टू एंगेज इन अ कन्वर्जेशन कि जैसे आप उनको सामने से हाई लिखोगे, देन यू वेट फॉर देयर रिप्लाई कि वो सामने हाई लिखेंगे, देन यू टेल क्या ये आपका अटेम्प्ट है, ये होगा वो होगा, देन यू आस्क फॉर रेफरल। मेन थिंग, यू आस्क फॉर रेफरल विदाउट सेंडिंग योर सीवी। फिर वो आपको बोलेंगे कि वो अपना सीवी भेजो। इन सबका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा लंबा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पीपल डू नॉट हैव टाइम टू चेक लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन में काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। एंड अगर आपका कोई लिंक्डइन में मैसेज देख रहा है, यू जेन्युइनली अप्रिशिएट दैट पर्सन, क्योंकि लिंक्डइन में मैसेजेस देखना बहुत ज़्यादा टफ होता है। आई डू अंडरस्टैंड एंड आई एम सॉरी कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिले, मतलब बहुत ज़्यादा लेट देखती हूँ मैसेजेस। बट अगर आपका कोई मैसेज देख रहा है टाइम से, यू हैव टू जेन्युइनली अप्रिशिएट देयर टाइम एंड देयर एफर्ट्स टू लुक टू योर मैसेजेस। तो अगर आप कभी भी मैसेज कर रहे हो, डू नॉट ट्राई टू एंगेज इन अ कन्वर्सेशन, सिंपली राइट दैट इन अ वन गो। ऑल्सो जो मैंने पैराग्राफ पहले बोला, आप वो भी अगर वन गो में लिख रहे हो, साइमल्टेनियसली अपना सीवी भी भेज दो। भले वो इंसान आपका मैसेज देखे ना देखे, और वो आपका सीवी चेक भी ना करे, आपको अपना सीवी सर्कुलेट करने में कोई इशू नहीं है। जस्ट सेंड योर सीवी, क्योंकि अगर वो अपना मिनी सेकंड निकाल के भी आपका सीवी खोल के उनको अच्छा लग गया, तो डेट वुड मीन अ रेफरल एंड यू कुड गेट सिलेक्टेड इन दैट कंपनी, राइट। सो अगर आप वो भी भेज रहे हो, साइमल्टेनियसली अपना सीवी भेजो ही भेजो, कन्वर्सेशन मत बनाओ कोई भी। सेकेंड डोंट्स में आता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि यू जस्ट यूज चैट जीपीटी टू राइट द पैराग्राफ जो मैंने मेंशन किया, एंड यू जस्ट राइट कि ये सो इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी इज ट्रूली इंस्पायरिंग एंड ऑल दैट। ये नहीं है नीडेड, सबको पता है उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा है इतना ज़्यादा जीवन में, तो इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हंसी आती है भाई ये सब मैसेजेस देख के। सो डू नॉट ट्राई टू राइट all this कि your journey is truly inspiring and I'm just overwhelmed by seeing your journey and all that. Avoid this type of एकदम formal conversation रखो, to the point only. Third is do not try to be very informal with the person. आप हाँ ग्रेजुअली अगर आप चैट करो तो आपको अगर समझ आ गया है कि सामने वाला जो बंदा है वो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मली टॉक करने के लिए ओके है, देन ओनली यू ट्राई टू टॉक इन्फॉर्मली। अदरवाइज no matter how frank the सामने वाला person is, you do not try to engage in a informal conversation. Keep it very crisp, keep it very short, or also do not use the word sir again and again. No need, just simply take their name, call them by their name, and that's just it. सो लिंक्डइन के मैसेज करने के डूज एंड डोंट्स ये थे। अभी तक मुझे इतना याद आया, अगर मुझे आगे कोई और याद आएगा सो आई विल मेंशन दैट इन माय अपकमिंग वीडियोस। सो यस, नाउ नेक्स्ट पार्ट विच आई एम टेकिंग इज सीवी। ये तो मैं भूल ही गई, अप्लाई से पहले तो सीवी था। सीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीवी के सारे चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने जब अपना सीवी बनाया था, मैंने 3 मंथ्स में शायद दो बार ही अपना सीवी चेंज किया है। जो मैंने से 2 बार, मेरा फर्स्ट टेम्पलेट कुछ अलग था, सेकंड टेम्पलेट कुछ अलग था। फर्स्ट में साइमल्टेनियसली मैंने काफ़ी बार मॉडिफिकेशंस किए हैं, सेकंड में भी मैंने मॉडिफिकेशंस किए। ओके, सो सीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन आई से कि आपका सीवी कैसा होना चाहिए, योर सीवी शुड बी सिंपल,
योर सीवी शुड बी वेरी क्रिस्प एंड योर सीवी शुड ओनली मेंशन द इन्फॉर्मेशन विच आर नीडेड. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नीडेड नहीं है आपकी सीवी में. फोर्थली योर सीवी शुड बी वेरी रीडेबल एंड नॉट क्लटर. मतलब देख के आपको ढूंढना, किसी भी इंसान अगर आपका सीवी देख रहा है तो उसको ढूंढना नहीं पड़े इन्फॉर्मेशन. इट शुड बी ना. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप अपने सीवी में कोई भी डिटेल्स मेंशन कर रहे हो, गो इन अ वर्टिकल वे. आई नो यू यूज, आपको लगता है कि यू शुड यूज अ यूनिक टैम्पलेट फॉर अ सीवी और यू शुड यूज अ डेकोरेटिव टैम्पलेट फॉर अ सीवी. नथिंग ऑफ सच थिंग इज नीडेड. यूज अ वेरी सिंपल टैम्पलेट और आप उसी में अपने कंटेंट को एनहेंस कीजिए रादर देन डेकोरेटिंग योर सीवी. सो व्हेन आई से कि आपका सीवी इजीली रीडेबल होना चाहिए और इंसान को मतलब ढूंढना ना पड़े आपकी सीवी में कि ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर उसको देखना है कि आपका आइटम कब है तो उसको ढूंढना पड़े ऊपर नीचे कहाँ. तो आपका सीवी वर्टिकल वे में होना चाहिए. एंड व्हेन आई से वर्टिकल वे, आई मीन अगर आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो योर करियर ऑब्जेक्टिव शुड गो फर्स्ट एंड इट शुड बी ओनली इन 1 to 2 लाइन. दैट्स इट. सेकेंड, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन. एंड ये भी मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपका जो भी एजुकेशन डिटेल अगर आप मेंशन कर रहे हो तो यू यूज़ अ मतलब दूसरा फॉर्मेट कि जब अगर आपका सीबीएसई 10th 12th यहाँ दिख रहा है, फाउंडेशन यहाँ है, अवॉइड दैट. यूज अ टेबुलर फॉर्मेट. एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए टेबुलर फॉर्मेट इज द बेस्ट एंड यू स्टार्ट फ्रॉम योर सी ए लाइक इंटर एंड देन यू गो टू 10th and 12th, क्योंकि वो इतना नेसेसरी नहीं है. देन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड देन योर सर्टिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस इफ यू हैव टू मेंशन. एंड लास्ट इज योर सॉफ्ट स्किल्स. जो भी आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है दैट गोज बाय अलॉन्ग योर नेम एंड हियर इट गोज ऑल योर पर्सनल डिटेल्स लाइक फोन नंबर एंड ऑल दैट. सो योर सीवी शुड बी इन अ वर्टिकल वे. हर एक इन्फॉर्मेशन की हेडर अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, अच्छे से हाईलाइटेड होनी चाहिए, किसी को भी ढूंढना ना पड़े कि अगर उसको कुछ देखना है तो यहाँ वहाँ देखे. सो आपका सीवी इजीली रीडेबल होना चाहिए, इजीली कैची होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, सीवी के कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की थी वॉज कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एब्रीवेशंस यूज़ कर लिए थे अपने सीवी में. एंड वन पर्सन फ्रॉम लिंक्डइन ओनली, उसने मुझे बताया कि यू डू नॉट यूज़ सो मच एब्रीवेशंस. सो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि डू नॉट यूज़ सो मच शॉर्टकट्स, इवन इफ इट इज़ अ वेरी लाइक कॉमन शॉर्टकट फॉर यू कि समझ ही आ जाए. बट टू मेक योर रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली, यू डू नॉट यूज मेनी शॉर्टकट्स एंड सिंपली गिव अ फुल फॉर्म. एंड अगर आपको बार बार वो चीज़ आ रही है रिपीटेटिव, तो एक बार आप फुल फॉर्म देके देन यू ब्रैकेट में उसको लिख दो. फॉर सपोज मैं इंटरनल ऑडिट से थी तो P2P, प्रोक्योरमेंट टू पे, आप एक बार लिख दो, बार बार भले आपको लिखने की नीड नहीं है बट एक बार उसको मेंशन करो उसका फुल फॉर्म. Okay, so second and the most important thing is formatting in your CV. So in formatting, the first and most important thing is font. Whichever font you are using, keep that uniform throughout your CV. Or in case if you are using a different font for headers, use that uniformly for all the headers. And अंदर के जो भी सब headings है उसके लिए you use other, या जो भी अंदर क्या कंटेंट के लिए अगर आप अलग फॉन्ट यूज कर रहे हो कीप दैट सेम. हेडर के लिए अगर आप अलग साइज यूज कर रहे हो तो कीप दैट सेम फॉर ऑल द हेडर्स एंड कंटेंट, लाइकवाइज फॉर कंटेंट ऑल्सो. अगर आप अपने सीवी में बुलेट्स यूज़ कर रहे हो तो आई नो कि बुलेट्स काफ़ी बार वर्ड के फॉर्मेट में इधर उधर होते हैं, बट यू नीड टू डबल चेक इट कि अगर आप उसको वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करके अगर आप उसको देख रहे हो तब के बुलेट्स इधर उधर तो नहीं हो रहे. योर बुलेट शुड बी इन अ वेरी यूनिफॉर्म वे. सब एक जगह होने चाहिए. यूज यूनिफॉर्म बुलेट्स ओनली और अवॉइड यूजिंग टू मनी डेकोरेटिव बुलेट्स. यूज अ सिंपल डॉट वाला ही. नो अदर बुलेट्स आर नीडेड. ओके, so for that formatting is very simple. Formatting should be very simple. Formatting should be uniform throughout your CV, and if you are using bullets, your bullets need to be aligned in a one way. Even your font needs to be aligned in a one way. अगर आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन डिटेल्स में भी टेबुलर फॉर्मेट में भी अगर कुछ डेटा डाल रहे हो, अगर सबको आपने सेंटर अलाइन किया है तो उसको सेंटर अलाइन ही रहने दो. आई गेस सेंटर अलाइन इज गुड. लेफ्ट या राइट अलाइन अवॉइड दैट. सेंटर, कीप एवरीथिंग सेंटर अलाइंड. और अगर आपके सीवी में आगे भी कुछ डिटेल्स है तो अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको सीवी में, क्योंकि अगर आपने क्लटर्ड सीवी बनाया तो कोई भी किसी का भी टाइम नहीं होगा उसमें एंगेज करने का. और क्योंकि इतने ज़्यादा मल्टीपल सीवीज आते हैं तो क्लटर्ड सीवी आर वेरी मतलब एक इजी रिजेक्शन का टूल हो जाता है, राइट. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंटेंट विच यू मेंशन इन योर सीवी. जैसे कि कंटेंट में मैं क्या क्या होना चाहिए मैंने पहले ही बता दिया. योर नेम शुड बी इन द टॉप एंड योर पर्सनल डिटेल्स शुड बी मेंशन इन योर टॉप ओनली. आपके नेम के साइड वाइज ही या ऊपर या नीचे या साइड वाइज कहीं पे. And by personal details, your personal details should only include your phone number, your email address, your LinkedIn profile address, and your home address. And your home address, I mean your city name and your state and the state only. Nothing more than that is needed. Next, you can include as your career objective. मैंने भी include किया था अपने CV में. If you are including career objective, please do not use so much ChatGPT in that, right? Keep it very short. अगर आप अपने words में लिख सकते हो तो it is well and good. Keep it in very simple words. 1 to 2 line is more than enough.
then education qualification, then your work experience, then come the technical skills, and then some certifications if you want, if you have, or if you want to include, and then come the soft skills. In soft skills section, you should only include those soft skills which are very needed in the corporate world. Your very personal soft skills are not needed. Some friendly and that all that is needed, but you do not have, मतलब बहुत ज़्यादा वैसी पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स को इंक्लूड मत करो. एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप अपने सीवी में जो भी कंटेंट मेंशन कर रहे हो, कंटेंट में सबसे पहले वही वर्क एक्सपीरियंस में आप जो भी मेंशन कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं से भी कॉल आता है, फर्स्ट थिंग दे आस्क इज अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आप अपना जो भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हो. सेकंड जो भी क्वेश्चन होता है वो यही होता है, टेल मी अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस. एंड जब वो ये पूछते हैं, उनका आपका सीवी खुला हुआ ही होता है, तो आप जो भी मेंशन करोगे अपने सीवी में, प्लीज़ कीप इट वेरी ट्रू. अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस में, तो आपका उसका पूरा A to Z नॉलेज होना ही चाहिए. मैंने भी मेंशन किया था अपने वर्क एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस डाली थी जो मेरी नहीं थी, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट का ऑडिट लिखा था जो मैंने कभी नहीं किया था, बट मैंने उसका थोरो नॉलेज ले लिया था, एटलीस्ट उसके ऑब्जर्वेशंस का थोरो नॉलेज ले लिया था. या आप उतना ही मेंशन करो जितना आप सामने वाले को घुमा पाओ. अगर आपको ऑब्जर्वेशन पता चल गई है और मतलब आपको बस उसको बताना है कि वो कैसे निकाली, तो आप एक कहानी बस आपके पास रेडी होनी चाहिए, राइट. अपने सीवी में कुछ भी ऐसा मेंशन मत करो कि अगर उसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर ना कर पाओ. टेक्निकल स्किल्स में भी अपनी, अगर पावर BI आप मेंशन कर रहे हो और अगर आपको सामने से क्रॉस क्वेश्चन आता है, आपको नहीं आता पावर BI, तो आई गेस अवॉइड यूजिंग दैट. अगर आपको जितना भी आता है, आपको सामने से जो भी क्रॉस क्वेश्चन आए, देन यू सिंपली मेंशन कि मैंने अपने पावर BI बहुत ही कम यूज़ किया है और मैं बहुत ही बिगनर फ्रेंडली हूँ पावर BI में. अगर आपने उसमें बोल दिया कि हाँ मुझे पावर BI अच्छे से आता है, देन अगर क्रॉस क्वेश्चन आते हैं और आंसर नहीं कर पाए, तो आप इजीली रिजेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में. तो प्लीज़ डू नॉट मेंशन कोई भी ऐसा एक्सेल का टूल या कोई भी ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का टूल जो आप, जिसमें आप हैंडी नहीं हो, जो आपको आता ही नहीं है. अगर आपको हल्का फुल्का भी आता है, तो इवन इफ़ यू आर मेंशनिंग दैट, अगर आपको उससे फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन आता है, तो यू फर्स्ट मेंशन कि मैं बहुत बिगनर हूँ उस चीज़ में, तो दे वॉन्ट एक्सपेक्ट सच ह्यूज आंसर्स फ्रॉम यू, राइट. तो फॉर्मेट कंटेंट के लिए इतना होना ही चाहिए. अगर आप अपने, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. अगर आप मास्टरी इन GST या TDS या जो भी लिख रहे हो, इनकम टैक्स या अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, अगेन उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही सब तो एक आपका क्वेश्चन का वो जरिया बनता है ना. SAP अगर आपने लिखा है, तो आप कौन सा SAP में वर्क कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए. जस्ट सर्च इट, SAP कौन सा यूज़ हो रहा है वो आपको पता ही होना चाहिए. टैली अगर आप मेंशन कर रहे हो, तो टैली की भी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. ये तो बहुत ही बेसिक है. कहीं पे आप ऑडिट कर रहे हो, आपने टैली SAP में क्या क्या किया, वो आप अच्छे से उसमें बता पाओ, कौन से वर्जन यूज़ किए वो आपको आप बता पाओ. इवन इफ अगर आपने SAP मेंशन किया, आपने सिर्फ रिपोर्ट से निकाले उसमें से, तो डेट इज़ फाइन. अगर आपको उससे क्रॉस क्वेश्चन आता है, यू जस्ट सिंपली मेंशन कि SAP भले मैंने मेंशन किया है अपने CV में, बट आई हैव ओनली यूज टू द एक्सटेंट ऑफ रिपोर्ट डिराइविंग. ओके, इतना ही बस करो, ताकि इंटरव्यू आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करे और आप ज़्यादा फिर वो फंबल भी ना हो आंसर देते समय, या अंडर कॉन्फिडेंट भी ना हो. यू जस्ट सिंपली मेंशन जितना आपको आता है. वर्क एक्सपीरियंस में प्लीज़ 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 बी वेरी ट्रू. आप उसमें बहुत गलती करोगे, फिर उसमें जो भी क्रॉस क्वेश्चन आता है, अगर आप उसको आंसर नहीं कर पाते हो, यू गेट सिंपली रिजेक्टेड, क्योंकि इट्स वेरी बेसिक है. आप जो कर रहे हो, आप वही नहीं समझा पाओ इंसान को, तो नो वन विल एवर सिलेक्ट यू, राइट. सो येस, फॉर कंटेंट के लिए मुझे अभी इतना ही बोलना है. अगेन आगे कुछ याद आता है तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी आगे के वीडियोज़ में. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेशेंस. आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड कमिंग फ्रॉम मी, अगेन मैं आती हूँ अपनी पर्सनल जर्नी में. सो येस, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, 28 फरवरी लास्ट डेट थी अपने मेरे उसके फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप ख़त्म होने की ना. 15 जैन तक मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था. आफ्टर 15 जैन मुझे DBS से रिस्पॉन्स आया था, जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था आई गेस अराउंड मिड फेब में. बट इंटरव्यू 1 राउंड ही था तब, और मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गई थी, बट आई डिड नॉट चूज़ DBS, क्योंकि वो जो भी ऑफर हो रहा था मुझे प्रोफाइल, उसके लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं थी. इट वॉज बेसिकली KYC प्रोफाइल, मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, सो आई रिजेक्टेड दैट. नाउ वन मोर थिंग, अगर आप देखो, वो फेब एंड आ रहा था, राइट. मेरा आर्टिकलशिप खत्म ही होने वाला था, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. रिवोक नहीं करना था मुझे अपना नोटिस. इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना ही है, भले मुझे कहीं से कोई ऑफर नहीं आ रहा है, बट यू नीड टू बी वेरी डिटरमिन्ड. अगर आपने वो चीज़ ठान ली है, तो प्लीज़ डू नॉट एकदम पैनिक में कोई डिसीजन मत लो. बहुत थोड़ा टाइम लगता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड. मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा था, मैं बताऊँगी आगे, बट इट इज़ ओके. आप डिटरमिन्ड रहो अपने डिसीजंस में. अब फेब में हो गया था, मिड फेब तक मुझे कोई ऑफर नहीं था. DBS भी जो था, मैंने उसको भी हरी हरी में नहीं किया एक्सेप्ट, क्योंकि मुझे वो प्रोफाइल नहीं चाहिए थी.
जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी ऐसी प्रोफाइल चूज कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो. सो बी वेरी माइंडफुल वाइल टेकिंग दैट डिसीजन ऑल्सो. नाउ आ गया था मिड फेब और मेरे पास कोई ऑफर नहीं था, तो मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा था कि इफ़ यू वांट टू रिवोक योर नोटिस और इफ़ यू वांट एन एक्सटेंशन ऑफ योर नोटिस पीरियड. सो आई आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन. सो एक्सटेंशन के बाद मैंने एक्सटेंशन लिया था अगेन 1 मंथ का. सो मेरा लास्ट डेट हो गया था उस वे में 31 मार्च. नाउ आफ्टर फेब 28 फेब निकल गया, तब तक मुझे कहीं से भी कोई ऑफर नहीं थे. जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ देन स्टार्टेड कमिंग जो भी वैकेंसीज, क्योंकि तब मार्च के मंथ में ज़्यादा वैकेंसीज आ रही थी. जैन फेब में वैसे भी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही थी. तो मार्च में देन स्टार्टेड कमिंग यूबीएस से मुझे कॉल आया. देन मैंने यूबीएस में इंटरव्यू दिया था बट वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा. नो वरीज इन दैट. देन मेरा फ्लिपकार्ट से कॉल आया. फ्लिपकार्ट में मैंने 3 राउंड दिए. ओके, फ्लिपकार्ट की कहानी मैं बाद में बताती हूँ. फ्लिपकार्ट में मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था एंड उसी दिन मैं सिलेक्ट हो गई थी फॉर सेकेंड राउंड. मेरा सेकेंड राउंड भी हो गया था. देन आई गेस 2 वीक्स लग गए थे HR राउंड को होने में फ्लिपकार्ट में. एंड देन 2 वीक्स बाद 2 या 3 वीक्स आई गेस 31 मार्च मेरा लास्ट डेट था एंड आई गेस 25 मार्च के अराउंड मेरा HR राउंड हुआ था. एंड इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर HR राउंड, आपको तो लगता है हाँ HR राउंड है हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है. यू आर ऑलमोस्ट सिलेक्टेड व्हेन यू आर सिलेक्टेड फॉर द लास्ट HR राउंड. ओके, टेक्निकल राउंड आपका पास हो गया देन यू आर ऑलमोस्ट सिलेक्टेड. नाउ कौन इंसान HR राउंड में रिजेक्ट होता है? मैं. HR राउंड हुआ मेरा और मैं रिजेक्ट हो गई. ये हुआ था मेरे साथ. मुझे नहीं पता मैं HR राउंड में क्यों रिजेक्ट हुई थी. बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे HR राउंड के, वही व्हाट 5 ईयर आपका करियर प्लान, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड ऑल दैट. मुझे भी नहीं पता, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आंसर की थी. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत आंसर किया था, बट मैं HR राउंड में रिजेक्ट हो गई थी. 31 मार्च आ गया, मुझे कहीं से कोई ऑफर नहीं था. मैंने वीडियो भी छोड़ दिया था और मैं घर में चली गई थी अपने. अगेन बहुत ज़्यादा पेशेंस का टेस्ट हो रहा था मेरे. बट आई नो मैंने आर्टिकलशिप के फेस में भी बहुत ज़्यादा फेस कर ही लिया था ये चीज़ कि पेशेंस तो रखना ही है. बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो मेरे पेशेंस को बहुत ही अलग लेवल पे टेस्ट किया था. तो जब मैंने वीडियो छोड़ दिया था, मेरे पास एट द मोमेंट कोई भी ऑफर नहीं था कहीं से भी. फ्लिपकार्ट में भी बहुत ज़्यादा डाइसी चल रहा था. आई वॉज जस्ट वेटिंग कि HR राउंड का जब भी आएगा. HR राउंड का भी अगर मैं 25th को दे रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्ड अराउंड 31st राइट, पर वो नहीं आ रहा था. तो था थोड़ा सा तो डाउट हो रहा था कि कुछ आई गेस रॉन्ग हो गया है. बट स्टिल आई वॉज जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. और जैसे मैं घर गई देन आई वॉज इन वेरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे कि मैं क्या करूँ. अब मैं वेट करूँ और ऑफर्स के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, कि मैं मिड साइज ही ज्वाइन कर लूँ और अपना टाइम वेस्ट ना करूँ ना, तो मेरा स्टडी पीरियड भी कम होगा उसकी वजह से. तो इतना सब डिसाइड करने के बाद, बट ये सब चीज़ के बीच में मुझे बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं आया था. मैं सेल्फ डाउट आने ही नहीं देती हूँ. आई जस्ट एक्सेप्टेड कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इट्स फाइन, नहीं होता तो कोई बात नहीं. सेल्फ डाउट मत लाओ कि अरे मेरे से तो नहीं हो पाया, किसी और से हो गया एंड ऑल दैट. ये सब नीडेड नहीं है. आपसे नहीं हो पाया, इट्स फाइन. और हो ही जाता है, नहीं हो पाया ऐसा नहीं होता, हो जाएगा. आप पेशेंस रखो तो आपका भी हो जाएगा. सो हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अप्रैल एंड तक वेट करूँगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का. और लाइकवाइज मैं साइमल्टेनियसली ये फ्लिपकार्ट में भी हर वीक अपडेट्स ले ही रही थी, जो भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे मेरे सीनियर फ्लिपकार्ट में, कि क्या हुआ HR राउंड का, क्या होगा. इफ मतलब जस्ट से अ सिंपल है येस और नो. सो उन्होंने मुझे समझाया कि फॉर HR ने भला रिजेक्ट किया है बट द टीम इज़ पुशिंग to get you on board in Flipkart because they have selected on the basis of technical round. और टेक्निकल राउंड में उनको मैं अच्छी लगी है. HR राउंड में दे वर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग विद HR कि नो मैटर वॉट एवर जिस बेसिस में भी आपने HR राउंड में इसको रिजेक्ट किया है, यू जस्ट टेक ऑन बोर्ड हर. तो HR राउंड, HR से फिर उसके बाद आई गेस अप्रैल एंड में मेरा एक और HR राउंड हुआ. मतलब तुम समझ रहे हो, दूसरी बार HR राउंड हुआ मेरा. तो मैं एकदम ऐसे पढ़ के बैठ गई, सारा एकदम अच्छा छिट्टा अच्छे से एकदम लर्न कर लिया मैंने. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में बड़े बड़े आंसर्स याद कर लिए, सारे 5 ईयर गोल का अच्छा आंसर कर दिया, फ्लिपकार्ट की वैल्यूज़ का अच्छा आंसर याद कर लिया. तो ऐसे मेरा सेकेंड HR राउंड लिया क्योंकि मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा पुश किया था. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम ने पुश किया मेरे लिए. सो येस, मेरा सेकेंड HR राउंड हुआ. अगेन सेकेंड HR राउंड के बाद भी मुझे कन्फर्मेशन आने में 2 वीक्स लग गए. तो आप समझ रहे हो अप्रैल महीना भी पूरा निकल गया था. बट हाँ, क्योंकि मेरा सेकेंड HR राउंड हो गया था तो अगेन मेरे मन में होप जा गई थी कि अब तो हो ही जाएगा फ्लिपकार्ट में. स्टिल 2 वीक्स निकल गए. एक ऑफर आने में मुझे साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ा था HR से कि अब क्या है. मैं सेकेंड HR राउंड में भी मैं रिजेक्ट हो गई या सिलेक्ट हुई या जो भी. तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक हुआ था. बट उसके साथ ही साथ मुझे आया था गोल्डमैन सैश से कॉल. और गोल्डमैन सैश में मेरा इंटरव्यू राउंड चल रहा था जब तक ये फ्लिपकार्ट का सिर्फ HR ही क्लियर हो रहा था. मेरे गोल्डमैन सैश में 3 राउंड हो गए थे.
देन ऐसा हुआ कि फ्लिपकार्ट से मुझे ऑफर आ गया, बट गोल्डमैन सैक्स में जो मुझे टेंटेटिव जॉइनिंग सिर्फ एचआर ने बोली थी वो काफ़ी ज़्यादा लेट थी। मैं बता दूं, मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया था 15 मई में। मतलब आप समझ रहे हो, 31 मार्च 15 में इतना ज़्यादा यूज गैप था। और उस पूरे टाइम में सिर्फ पेशेंस ही था जो आपको इतना ज़्यादा रुकवाता है। आपका डिटर्मिनेशन ही आपको बस लेके चलता है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हो, प्लीज़ 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 डो नॉट लूज होप, मुझसे ही सीख जाओ थोड़ा। मतलब हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी होप लूज मत करना, बिल्कुल भी सेल्फ डाउट में बिल्कुल भी मत जाना। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं भी होती है तो इट इज़ फाइन, बट हो जाएगी। ओके। सो साइमल्टेनियसली मेरा गोल्डमैन सैश में भी चल रहा था इंटरव्यू, बट गोल्डमैन सैश में मेरी ज्वाइनिंग बोली गई थी आई गेस जून फर्स्ट वीक, एंड मुझे फ्लिपकार्ट से ऑफर आ चुका था तब तक। देन अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन हो गई थी कि अब मैं गोल्डमैन सैश ज्वाइन करूँ, गोल्डमैन सैश के लिए और वेट करूँ। एचआर ने भी बस बोला था कि थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर नाउ, नो मोर, कोई और राउंड्स नहीं हो रहे थे। एचआर बस ये बोल रहे थे कि थिंग्स आर पॉजिटिव, आई गेस यू आर सिलेक्टेड, बट हमें सारे कंफर्मेशन लेने में और ज़्यादा टाइम चाहिए। बट यू नो आफ्टर 1.5 मंथ्स आपके घर में बैठने के बाद इफ़ यू आर, मतलब आपको कोई बोले कि और आपको वेट करना है, तो वो नहीं हो पाता उसके बाद। कि आपको फिर लगेगा कि आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी है वो भी चली जाएगी और ज़्यादा वेट करने में। ऑफकोर्स गोल्डमैन सैश इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट येस, मैंने तब बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा। मैंने एचआर को भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया गोल्डमैन सैश में कि प्लीज़ आप एक कोई मेल कन्फर्मेशन दे दे ताकि मैं वेट करने में भी एक दिलासा हो मेरे पास। बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था तब। और मुझे फ्लिपकार्ट से ऑफर था 15 मई में ज्वाइन करने का, और बाय दैट टाइम मुझे गोल्डमैन सैश के एचआर से कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया था। सो येस, देन आई चोज फ्लिपकार्ट ओवर गोल्डमैन सैश इन सच वे। तो देन आई जॉइंड फ्लिपकार्ट ऑन 15 मई। फिर मुझे गोल्डमैन सैक्स के एचआर से आया था फ़ोन, बट बाय द टाइम मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर लिया था। सो देन मैंने उनको बोला कि ठीक है, अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द कंपनी इन द फ्यूचर। ये था। सो येस, ये थी मेरी जर्नी। मैं 1.5 मंथ्स घर में रही हूँ, कुछ ना किया। मैंने 1 मंथ का एक्सटेंशन लिया है, देन मैं 1.5 मंथ्स बैठी हूँ। सो मेरे लास्ट डेट ऑफ आर्टिकलशिप के मतलब समझ लो 3 महीना तक तो मुझे कुछ भी नहीं आया था। नॉट 3 महीने, 2.5 मंथ्स तक कुछ भी नहीं आया था। सो ये पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा हाँ टफ होता है, बट आप पेशेंस रखो, चिल करो। घर अगर आप खाली बैठे हो तो अपने दोस्तों के साथ घूमो। इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप एक्टिवली बस अपना काम करते रहो, लिंक्डइन में अप्लाई करो, लिंक्डइन में मैसेज करो, बट उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने सारे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा यही बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ओवर एंड अबव दिस अगर मुझे कुछ याद आया तो आई विल डेफिनेटली टेक इट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की है, बट सिंस दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा फंबल भी किया है, बट आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ पुट दैम इन द कमेंट सेक्शन राइट बिलो, एंड आई विल ऑब्वियसली आंसर देम इन डिटेल। अगर आपको किसी और चीज़ में कोई और पार्ट में डिटेल वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ टेल दैट ऑल्सो। आई विल बी डेफिनेटली वेरी हैप्पी टू पोस्ट अ वीडियो अबाउट इट। So yes, that is done for this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye, and wait for more upcoming videos.